नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। नाबालिग से छेड़छाड़, पास्को एक्ट में 70 वर्ष के बुजुर्ग को 6 साल की सजा। शहर में कीटनाशक के सेवन और फांसी लगाने से 2 लोगों की अलग अलग घटना में मौत। शहर की जल प्रदाय योजना में भ्रष्टाचार की खुली पोल, पहले ही टेस्टिंग में टपकने लगी पानी की टंकी। 1 महीने और बालाघाट नहीं आएगी गोंदिया इतवारी मेमो ट्रेन, ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने जताया विरोध। शहीद सप्ताह के पहले नक्सलियों ने लगाए पोस्टर, बांटे पर्चे, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। शहीद चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती पर आजाद अध्यापक संघ ने मनाई जयंती। और अब खबरें विस्तार से। विद्वान सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त की अदालत ने हत्या के मामले में आरोपी राम सिंह पिता फागू सिंह परते 55 वर्ष को आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। गढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम आमगहन निवासी इस आरोपी के विरुद्ध अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप था। राम सिंह परते अपनी पत्नी ननकुसिया बाई के साथ रहता था। दोनों के बीच घरेलू बातों को लेकर विवाद होते रहता था। 14 मई 2018 को सुबह 9 बजे दोनों पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। तब राम सिंह ने आवेश में आकर पत्नी ननकुसिया का चाकू से गला रेत दिया। ननकुसिया बाई की मौत हो गई। लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि विद्वान अदालत में राम सिंह पर धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाया गया, जिसे आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। घटना दिनांक 14/5/2018 की है। आरोपी राम सिंह फरते ने अपनी पत्नी ननकुसिया बाई को ग्राम आमगहन थाना गढ़ी के अंतर्गत सुबह 9 बजे चाकू से गला रेत करके और हत्या कर दिया था। इस प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर आज माननीय न्यायालय ने आरोपी राम सिंह को हत्या के मामले में धारा 302 में आजीवन कारावास तथा 2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया। नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 70 वर्षीय तानुजी गौतम को न्यायालय ने 6 साल और 5000 का अर्थदंड से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी के.एल. वर्मा ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता के साथ आरोपी बार बार अश्लील हरकत कर रहा था, जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। मामला ऐसा था कि दिनांक 10/12/17 को दोपहर करीब 1 बजे पीड़िता जो है अपने सहेली के घर जा रही थी। तभी आरोपी कानूजी गौतम अपने घर के सामने खड़ा था और पीड़िता को बोला कि गोबर ले जा ले। तो पीड़िता ने मना किया, अभी नहीं ले जाती। तो आरोपी ने कहा कि अभी ले जा, नहीं सुबह नहीं मिलेगा। तब पीड़िता आरोपी के घर गई तो आरोपी कानू जी उसका हाथ पकड़कर कोठे में ले गया और उसके साथ ज़बरदस्ती गलत हरकत किया। उसके बाद वो अपने घर आ गई और इसके कुछ दिन बाद 16/12/17 को सुबह करीब 10 बजे फिर कानू जी जो है उसको गोबर ले जाने के लिए बुलाया और अपने बाथरूम में ले जाकर उसके साथ गलत हरकत किया था। जब पीड़िता ने अपने माँ बाप से घटना बताई तो उसके माता पिता लाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए थे। और आज माननीय न्यायाधीश श्री रामजी लाल ताम्रकार प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण का फैसला सुनाते हुए आरोपी कानू जी गौतम निवासी फोफसा को धारा 9/10 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अपराध में 6 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। 39 वर्ष के महेंद्र वाहने ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने पुणे में 2 वर्ष तक एवं मुंबई में 10 वर्ष तक प्राइवेट कंपनी में नौकरी की है। रोजगार के सिलसिले में कुछ समय उसने कुवैत में भी बिताया है, लेकिन महेंद्र को प्राइवेट कंपनियों की नौकरी रास नहीं आई और उसने अपना स्वयं का व्यापार प्रारंभ करने का निर्णय लिया। जिले के ग्राम भरवेली के निवासी महेंद्र वाहने की माली हालत ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसे अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने में परेशानी हो रही थी। पूंजी की समस्या उसके सपनों को हकीकत नहीं बनने दे रही थी। ऐसे में उसे पता चला कि जिला
अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से उसे स्वयं का व्यवसाय करने के लिए ऋण मिल सकता है, तो उसने इसके लिए प्रयास शुरू कर दिया। अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति की योजना में भारतीय स्टेट बैंक भरवेली ने उसे कच्चे तेल घानी के व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए का ऋण मंजूर कर दिया। और मैंने अभी कुछ ही महीने पहले ये बिजनेस स्टार्ट किया है, कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैं मूंगफली का तेल और ये अलसी का तेल मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। मेरा जो मशीन है ये कच्ची घानी स्टाइल का मशीन है और इसमें जो तेल निकलता है बहुत ही शुद्ध निकलता है और इसको मैं बिना केमिकली प्रोसेस किए, बिना रिफाइंड किए, कोई बिना नहीं प्रिजर्वेटिव डाले मैं इसको बॉटलिंग करता हूँ। तो इसमें जो शुद्धता रहती है 100% रहती है। इसको हम जैसे आजकल की बोलचाल की भाषा में जो ऑर्गेनिक चीज़ बोलते हैं, जो ये ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक तेल है ये। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट में जो तेल अवेलेबल है वो सब जानते हैं। अभी जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए जो इतने सारे मैसेज वायरल हो रहे हैं, उसमें जो केमिकली प्रोसेस हो रहा है और जो केमिकली रिफाइंड हो रहा है, उसकी वजह से बहुत लोग जो बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, यानी तमाम तरह की जो बीमारी आ रही है उसका जो मूलभूत कारण है, मुझे लगता है कि ये जो रिफाइंड तेल है मार्केट का, उसकी वजह से आ रही है। तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं जो है कुछ अच्छा ऐसा करूं कि लोगों को मैं कुछ अच्छा सर्व करूं, कुछ अच्छा बिजनेस करूं ताकि लोगों की सेहत भी अच्छी रहे। तो मैंने स्टार्ट किया है। इसके पहले मैं जॉब करता था पहले वहाँ। 28 जुलाई से 2 अगस्त तक नक्सलियों के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपने साथियों की याद में उन्हें शहीद बताते हुए शहीद सप्ताह मनाया जा रहा है। इससे पूर्व नक्सलियों के द्वारा शहीद सप्ताह मनाए जाने की सूचना देते हुए जिले के नक्सल प्रभावित दक्षिण बैहर और लांजी क्षेत्र में बैनर पोस्टर लगाकर शहीद सप्ताह मनाए जाने का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने जिले में हाई अलर्ट घोषित करते हुए लगातार सर्चिंग सहित अन्य प्लान चलाए जाने की जानकारी दी। पूरा बालाघाट ज़िले को हमने हाई अलर्ट पे रखा है। साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, चाहे वो भारत सरकार की आईबी हो या स्टेट की एसआईबी जो हमारी रहती है, साथ ही साथ जो गोपनीय तंत्र हमारा ज़िले का है, ये सभी एजेंसीज़ लगातार इसमें काम कर रही हैं, जिससे कि इस तरह की कोई भी उनकी प्लानिंग हो तो हमें पहले से ही पता चल जाए। इसके अलावा भी प्रिकॉशनरी तौर पर सभी जो थाने और चौकियाँ हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार हमारे कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चल रहे हैं, एरिया डोमिनेशन के ऑपरेशंस भी चल रहे हैं। तो ये तमाम तरह की सुरक्षाएं जो हैं, इसके अलावा भी 2-3 अन्य ऑपरेशन जो सीक्रेट तौर पे हम लोग चला रहे हैं, कुछ उनके प्लान की यदि सूचना मिलती है तो जिसमें कि हमारी प्रभावी टीम जो है, स्ट्राइकर ग्रुप्स हमने 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर रखे हुए हैं, तत्काल उनको मूव करा के कार्रवाई की जाएगी। तो जंगल में नक्सलियों जी हाँ, अपने बालाघाट ज़िले के कुछ क्षेत्र में बैनर पोस्टर बरामद हुए हैं, जिसमें कि जैसा आपके द्वारा ही कहा गया कि जो एक PLGA वीक मनाया जाता है, जो नक्सल शहीद सप्ताह की तरह ये लोग मनाते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि इस दौरान जो है उन्होंने पुराने अपने जो नक्सल घटनाओं में या जो एनकाउंटर में उनके जो पुराने नक्सली मारे गए हैं उनके बारे में वो चर्चा करते हैं। और साथ ही साथ पुरानी हिस्ट्री में देखा गया है कि इस दौरान ये लोग कुछ बड़ी घटना करने की भी प्लानिंग कर सकते हैं, जिसके कारण हम लोगों ने पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। नक्सल प्रभावित दक्षिण बैहर के कोरका बुंदारी गांव में नक्सलियों के द्वारा मुखबिरी के शक में 22 वर्षीय संगीता की हत्या किए जाने की जानकारी लगातार सामने आ रही थी। इस विषय पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी बताते हैं उन्हें भी जानकारी मिली है, लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक ये घटना सामने नहीं आ पा रही है। ये सूचना तो आप में से आपके कई साथियों के माध्यम से मिली है, परंतु गाँव में हमने कुछ लोग भिजवा कर चेक भी कराया है, कुछ पुलिस अधिकारी भिजवा कर चेक कराया, परंतु गांव वालों के द्वारा इस तरह की कोई घटना नहीं बताई गई। तो महिला का नाम भी सामने आ गया, संगीता नाम कोई संगीता बता रहा है, कोई उर्मिला बता रहा है, कोई प्रमिला बता रहा है, नाम अलग अलग लोग बता रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ना हमारे पास फोटोग्राफ है और ना ही उनके परिवार के किसी व्यक्ति ने बताया है, ना वहाँ पर जब जाके देखा गया तो लाश के बारे में भी किसी ने कोई बात नहीं बताई है। तो वो हम लोग चेक करा रहे हैं। आप लोगों के पास यदि ऐसी कोई सूचना आती है जो प्रमाणित तौर पे है तो वो हमें बताया जाए। यदि कोई फोटोग्राफ आता है या उस वहाँ के उनके परिवार से संपर्क होता है तो तत्काल हमें बताएं, तत्काल कार्रवाई। जिले के नक्सल प्रभावित लांजी तहसील के देवरबेली चौकी अंतर्गत पुजारी टोला में 9 जुलाई की रात को पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 14 लाख के इनामी नक्सली अशोक उर्फ मंगेश और महिला नक्सली नंदे मारे गए थे।
पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो चुकी है, जो अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम द्वारा की जा रही है। अपर कलेक्टर मरकाम बताते हैं कि कलेक्टर दीपक आर्य के मार्गदर्शन में उनके द्वारा इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। लगातार विज्ञापन प्रकाशित कर इस मामले की जानकारी मांगी जा रही है, जिसकी जांच तय समय में पूरी की जा सके। अभी 16 तारीख को कलेक्टर साहब का आदेश हुआ है और जो नक्सली में 2 व्यक्तियों की जो मृत्यु हुई है उसको एसपी साहब के द्वारा कलेक्टर साहब को पत्र लिखा गया था कि इसकी मजिस्ट्रियल जांच की आवश्यकता है। तो कलेक्टर साहब ने जो जिला मजिस्ट्रेट है वो एक तो मेरे को नियुक्त किया गया है मजिस्ट्रियल जांच के लिए। उसके लिए मैं पेपर में अभी इश्तहार जारी किया हूँ कि मजिस्ट्रियल की कार्रवाई की जा रही है और हम इस पार्ट देख के और वहाँ को जो जानकार आदमी है उनसे राय लेके हम पूरा कार्रवाई करेंगे, जिसमें आप लोग भी सहयोग करेंगे और पेपर में 2-3 बार हम देंगे और जो भी आपको अवगत है जो जानकारी है उसको लिखबद्ध किया जाएगा, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। किन किन बिंदुओं पर जाँच करेंगे? उनका बिंदु है कारण क्या है और कैसे उनकी डेथ हुई और परिस्थिति क्या निर्मित हुई है, 4 पॉइंट है, उसके आधार पर करेंगे। बीते दिनों नक्सल प्रभावित सोनगुड्डा पुलिस चौकी के अंतर्गत आने वाले मुंडा गांव में पूर्व नक्सली ब्रजलाल पंद्रे की नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस विषय पर जिला प्रशासन के द्वारा गृह विभाग को पत्र लिखा गया है, जो भी मदद होगी परिवार को दी जाएगी। सर, एक और प्रकरण है ब्रजलाल पंद्रे जो नक्सलियों में इसमें मारा गया था, उनके परिवार की सहायता के लिए आपसे भेंट की थी, आवेदन भी दिया है, तो उस परिवार को लेकर आप उससे क्या प्रयास किया? नहीं, वो जो उसके लिए एसपी साहब को हम लिखे हैं, पत्र लिखे हैं और वहाँ से जो पुलिस मुख्यालय से गृह विभाग से जो भी निर्देश आएगा उसके आधार पर करेंगे। 2 वर्ष पूर्व जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर खैरी गांव में अवैध फटाखा फैक्ट्री में 27 मजदूर जिंदा जल गए थे। उनके परिजनों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक योजना बनाई गई है, जिसके तहत नगर पालिका अधीक्षक के माध्यम से पीड़ित परिवार के बच्चों की पढ़ाई पूर्ण करवाई जाएगी। इस विषय पर श्री शिव गोविंद मरकाम ने विस्तार से जानकारी दी। सर, आज एक और प्रकरण आपके पास आया, फटाखा फैक्ट्री खैरी वाले एक परिवार है जिनको जॉब के लिए आपसे उनके लेकर क्या? उनके लिए गोदनामा लिया गया है, जो नगर पालिका के जो अधीक्षक है उसको कलेक्टर द्वारा आदेशित किया गया है और वो उसका जो पढ़ाई वढ़ाई है उसके लिए जो भर्ती करना था वो भर्ती हो चुका है और उसकी देखरेख की जा रही है। वर्तमान समय में चाहे सैकड़ों खबर मिलती रहे कि सरकारी स्कूल में अब कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता, वहां परिजन मजबूरीवश अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। लेकिन इस बीच एक सुखद खबर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर पिपरिया पंचायत की भांडी स्कूल के सामने आई है, जहां पर परिजनों ने निजी स्कूल से अपने बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की दर्जनों योजना और शिक्षकों को मिलने वाली सुविधा शायद यह निजी स्कूलों को मिलने वाली सुविधा से कई गुना बेहतर है, जिसे भांडी स्कूल के शिक्षकों ने साबित कर दिया है। इसका नतीजा स्कूल धीरे धीरे ही सही लेकिन पढ़ाई में अव्वल रहने लगा। फिर एक बार अच्छी पढ़ाई की बयार जो चली तो चलती गई। चलिए जानते हैं ग्रामीणों से कि उन्होंने अपने बच्चों को शासकीय स्कूल में एडमिशन क्यों करवा दिया है। पहले आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा, मैंने प्राइवेट स्कूल में क्यों आप सरकारी में डाले हैं आपके बच्चे को? ऐसा क्या है? जो व्यवस्था थी स्कूल के मतलब स्टाफ में जो पहले के जो तुलना में आज की जो स्टाफ का जो पढ़ाई का स्टाफ है वो सही नहीं, पढ़ाई कर नहीं पाते। फिर हम लोगों ने देखे कि वहाँ की तुलना में यहाँ का जो स्टाफ है, यहाँ की स्टाफ की टीचिंग है अच्छी लगी। फिर ऊपर से क्या अर्थव्यवस्था जो बच्चों के जाने आने की जो गाड़ी की वेन सभी के समय पे आना जाना नहीं तो यहाँ की व्यवस्था अच्छी लगी बोलते क्या? यानी पढ़ाई अच्छी है, यहाँ की स्टाफ अच्छा, पढ़ाई भी अच्छी है। तो आपको ऐसा लगता है कि जो निजी स्कूल हैं वहाँ कम पढ़ाई हो रही है, यहाँ सरकारी में अच्छी पढ़ाई हो रही है? यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है। अच्छा, इसलिए आपने एडमिशन कराए। तो अच्छा, जब प्राइवेट में जब कराए थे तो यहीं से बच्चे लेके गए थे? कैसा? नहीं सर, उससे क्या अपन KG1 से वहीं एडमिशन कराए थे। 5 साल पहले की बात थी वो। उससे वहाँ का जो स्टाफ था मतलब कुछ ग्रेजुएट लोग थे, उन लोगों ने क्या है टीचिंग का भी उनका अच्छी नहीं हो रही, बहुत अच्छा था उस समय। तो उस समय क्या है उनको भी लगा कि बच्चों का स्टाफ अच्छा, टीचरों का पढ़ाई अच्छी हो रही है, सब पर्पज से उससे मैं एडमिशन वहाँ कराए थे। हाँ सर, वहाँ पर व्यवस्था तो ठीक थी सर, मगर क्या है पढ़ाई यहाँ का जो स्टैंडर्ड है, यहाँ का जो परसेंटेज है, यहाँ हमारे यहाँ बच्चे 95 तक परसेंटेज बना रहे हैं, लेकिन वहाँ हमारे बच्चे 60-70 में टक रहे। मतलब यहाँ स्टैंडर्ड अच्छा इसलिए तो यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है इसलिए तो परसेंटेज बना रहे, वहाँ कम बना रहे थे सर। और दूसरी बात यह है कि हम लोग समय पे फीस भी नहीं पटा पाते थे, दिक्कत ज़्यादा थी।
इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने गांव की स्कूल में जहां अच्छी पढ़ाई हो रही है वहां एडमिशन किया जाए। तो यानी ऐसा कैसे आपने अंदाज लगा लिया कि सर यहाँ के बच्चे बना रहे हैं ना सब परसेंटेज 95 तक बना रहे हैं। अच्छा, यानी वहाँ से निजी स्कूलों से गवर्नमेंट स्कूल अच्छा? हाँ, यहाँ अच्छा बना रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे वहाँ 60-70 पे अटक रहे हैं परसेंटेज। स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा कशिश मेश्राम ने बताया कि पढ़ाई के विषय में उतना तो वह नहीं जानती, लेकिन यह जरूर जानती है कि शासकीय स्कूल में पढ़ाई उसके पिछले निजी स्कूल की तुलना में बहुत अच्छी होती है, तभी तो वह बेझिझक पूरी बात हमें बताती है। पहले आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, अभी सरकारी स्कूल में पढ़ते। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। कैसे मालूम आपको? सब बच्चे यहाँ पर की सब अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो हमको भी लगा कि यहाँ पर पढ़ना चाहिए। अच्छा, 24 तारीख से रेगुलर आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो वहाँ की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई यहाँ अच्छा लग रहा है? यहाँ पढ़ाई हो रही है, प्राइवेट स्कूल में नहीं होती? होती है। हाँ, इतनी अच्छी नहीं होती। शासकीय माध्यमिक शाला भांडी के प्रधान पाठक टीएल भालेकर बताते हैं कि सभी विषय के शिक्षक बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करवाते हैं, जिस कारण उनके स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा बन रहा है। लगातार जिला स्तर पर भांडी स्कूल के बच्चे अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। शाला का सिचुएशन हमारा कुछ ऐसा बना हुआ है। हमारे यहाँ सबसे पहली बात तो मतलब क्या है कि हमारे टीचर्स मतलब जो हैं हमारे यहाँ गणित और साइंस के और सोशल साइंस के, हिंदी के जो टीचर्स हमारे यहाँ पर हैं, ये टीचर्स बहुत अच्छा एक्टिविटीज़ मतलब क्या है कि इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और उसके कारण हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा बनता है। श्रमोदय विद्यालय के लिए 5 बच्चे एक साथ चयन होना बालाघाट जिले के लिए गौरव की बात है। इस छोटे से गांव में ग्रामीण क्षेत्र से 5 बच्चे एक साथ श्रमोदय विद्यालय के लिए गए, श्रमिकों के यहाँ के बच्चे चयन होकर के। बच्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कक्षाएं आपके पास सिर्फ 3 हैं, 3 ही कमरे हैं, कैसे व्यवस्था करेंगे? अब इस व्यवस्था के लिए मैं लगा हुआ हूँ। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि बैठक व्यवस्था को डिस्टर्ब करें और सबसे पहले पढ़ाई को प्राथमिकता दें, बच्चों को बिठाने की व्यवस्था करें। यानी जो टीचरों का जो स्टाफ रूम है उसको अलग करके वहाँ बच्चे, हाँ उसको अलग करके मतलब क्या है कि बच्चों को हम बिठाने का मतलब प्रयास करें। जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. लटारे बताते हैं कि स्कूल का माहौल और बच्चों की लगातार उपस्थिति से ही सब कुछ संभव हो गया है। भांडी स्कूल के शिक्षकों ने इस ओर और प्रयास किया तो बच्चों और अभिभावकों ने भी एक कदम बढ़ाते हुए उनका साथ दिया। नतीजा सबके सामने है। देखिए, बच्चों को या छात्र छात्राओं को अगर स्कूल में हम ऐसा माहौल दें, स्कूल का माहौल ऐसा हो कि बच्चे नियमित रूप से उपस्थिति देना पसंद करेंगे स्कूल में, तो निश्चित ही स्कूल का रिजल्ट और जो एकेडमिक जो फील्ड है वो बहुत अच्छा होगा। तो वहाँ जो शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं कार्यरत हैं, उनने इस ओर प्रयास किया है, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है। प्राइवेट स्कूल की यदि दर संख्या बढ़ेगी तो गवर्नमेंट स्कूल की दर संख्या कम होगी, और यदि हम उनके कंपटीशन में हम अच्छा करेंगे तो निश्चित ही कि प्राइवेट स्कूल में अतिरिक्त पैसा खर्च करके जाने की बजाय अभिभावक अपने बच्चों को हमारे सरकारी विद्यालय में भेजना पसंद करेंगे। तो वहाँ पर जो कुछ किया जा रहा है, चूँकि उनको हमारे शासन की जो जितनी योजनाएं हैं, जैसे पुस्तक वितरण है, साइकिल वितरण है, या जो RMS से कम मद होता है, पूरा प्रोवाइड किया जाता है, और अतिरिक्त यदि कोई उनकी डिमांड होगी तो हमारे द्वारा पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। वहाँ पर मेरे ख्याल से 6 शिक्षक कार्यरत हैं और पिछले कक्षा 10वीं का भी रिजल्ट 70% से ऊपर। निश्चित ही भांडी का यह स्कूल उन स्कूलों के लिए मिसाल है जो आज बच्चों के एडमिशन के लिए तरस रहे हैं और बंद होने की कगार पर आ गए हैं। जब भांडी स्कूल के शिक्षक इस तरह की मुहिम पर काम कर सकते हैं तो जिले के बाकी स्कूल के शिक्षक क्यों नहीं? उसे आदर्श मानकर काम करते हुए अब हर के मन में यही सवाल उठ रहा है, जिससे आज भी शासकीय स्कूल का वजूद बरकरार रह सके। पद्मेश न्यूज के लिए कमल कोडले के साथ इमरान कुरैशी की रिपोर्ट। लालबर्रा तहसील के अंतर्गत आने वाले कटंगझरी स्कूल में अर्थशास्त्र के शिक्षक नहीं होने की जानकारी देते हुए कलेक्टर दीपक आर्य को एक ज्ञापन सौंपा गया है। गांव के ही संतोष बताते हैं कि कटंगझरी हायर सेकेंडरी स्कूल में अर्थशास्त्र शिक्षक कार्यरत है जो लिंगा स्कूल में अटैच है, जिस कारण स्कूल में अर्थशास्त्र का पद पूर्ण दिखा देता है, लेकिन शिक्षक नहीं है। इस कारण बच्चों को पढ़ाई में बहुत अधिक परेशानी हो रही है। इस विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई है। सुनवाई में इस माध्यम से आया कि आज कटंगझरी हाई सेकेंडरी स्कूल के माध्यम से आया हूँ कुछ शिकायत पे। कुछ कापियाँ कलेक्टर जन सुनवाई में भी दी गई है। आज नहीं, क्या मांग को लेकर के यहाँ पर मांग है कि अपना जो शिक्षक है
वर्तमान शिक्षक हमारे कटंगजरी में अरुणा चौखांदरी जी, वो आज कटंगजरी में पद बताया जा रहा है, पेमेंट कटंगजरी के नाम पे लिया जा रहा है उनसे। और आज वो लिंगा में पदस्थ अपना वो कार्य कर रही हैं, उससे वो अर्थशास्त्र के विषय पे हैं और आज उस विषय से हमारे बच्चे वंचित हैं। आज जब हम कोई शिकायत लेकर स्कूल गए तो उन्हें बोल दिया कि हम इस विषय की शिक्षा तो यहाँ पद भरा हुआ है, हम यहाँ दूसरा ले नहीं सकते। हम लेने की पुनः उनसे वो किए तो उन्होंने बोल दिए कि हमने इनकी शिकायत दे चुके हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इसी विषय पे हम लोग आए हैं। अब तो आज हम शिकायत लेके आए हैं सर, इसके पहले स्कूल से शिकायत जा चुकी थी, उनमें कुछ नहीं लिया गया। अब देखते हैं आज की स्थिति में, तो अभी हम देख रहे हैं क्या होगा। हमने 6 दिन के उसमें लिख के दिए कि हमको 6 दिन के भीतर हमारे स्कूल के शिक्षक जो पद खाली है उसको तुरंत भिजाया जाए। शिक्षक मतलब कमी है अर्थशास्त्र की कमी है, ऑलरेडी कमी के साथ वो वहाँ पदस्थ बता रहा है। हमने चीज़ की आवाज़ उठाई स्कूल में जाके, प्रिंसिपल जी ने दिए, उनकी काफ़ी है जिन्हें आवेदन उन्हें लगाए सीओ को, जिनको उन्हें आवेदन। जिले के भीतर सहकारी सोसाइटी समितियों के द्वारा लगातार किसानों पर दबाव बनाते हुए एक विशेष कृषि किंग गोल्ड रासायनिक खाद थमाई जा रही है, जिससे किसानों की फसल लगातार खराब हो रही है। इसके विरोध में किसानों ने किसान कांग्रेस के बैनर तले मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग रखी। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुखदेव मुनि कुतराहे बताते हैं कि लगातार किसानों के विरोध किए जाने के बाद भी सोसाइटी के माध्यम से कृषि किंग गोल्ड नामक रासायनिक खाद थमाई जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन से जांच की मांग की गई है। बालाघाट जिले में 2018 और 2019 में किसानों से सहमति के आधार पर, और जो किसानों की सहमति नहीं भी है तो कृषक सुरक्षा स्वाभिमान समिति विदिशा के द्वारा बालाघाट जिले के पूरे समितियों को कृषक गोल्ड किंग के नाम से जो ये डिब्बा भिजवाया गया है, जिसका अनुबंध मध्य प्रदेश शासन की ओर से बिल्कुल नहीं है, और ज़बरदस्ती किसानों को डीएपी और यूरिया के साथ में कृषक गोल्ड किंग का जो आइल है इसको थमाया जा रहा है, और जो कि अवैध है। और किसानों के पावती के ऊपर में, पट्टी के ऊपर में अगर इनकी लिमिट 15,000 रुपये है तो 15,000 रुपये लिमिट में ये यूरिया और डीएपी न दे करके इनको 12,000 रुपये का यूरिया और डीएपी दिया जा रहा है, और 2,550 रुपये का जोड़ करके इनके पावती में, किसानों के पावती में कृषक गोल्ड का राशि जमा करके ये कर्जा इन पर पावती में चढ़ाया जा रहा है, जो अवैध है। और हम सरकार के समक्ष निश्चित मांग रखने जा रहे हैं। कृषि मंत्री आदरणीय सचिन यादव से भी बोलेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम शिवराज हमारे कमलनाथ जी से ही मांग करेंगे, और जितने भी हमारे कृषि से संबंधित किसानों के लिए हम निश्चित रूप ये कहेंगे, ये जो एनजीओ है पूरे मध्य प्रदेश में जो काम कर रही है, इसको निश्चित रूप से इस पर अपराध दर्ज करके और भारी से भारी इस पर कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, और जो प्रबंधक यहाँ पर लिप्त है, जो शाखा प्रबंधक ने किसानों का संस्था का पैसा जबरदस्ती भुगतान किया है एनजीओ को, उन पर अपराध दर्ज करे, उनकी गिरफ्तारी हो। पाथरवाड़ा से आए किसान हरिराम बागमारे बताते हैं कि सोसाइटी के माध्यम से 2,500 रुपए में लेकर यहाँ लिक्विड खाद थमाई गई है, जिसका कोई भी उन्हें फायदा नहीं हो रहा है। दिया गया उन्हें, क्या बोल के दिए, क्या है? ये दिया है कि तो आपके गांव में कोई आए थे क्या, तो मुझे कोई पता नहीं है, जानकारी नहीं इसके बारे में, लेकिन वहाँ बोले हमारे रास्ते में आए, बोले आपका नाम बोले, आपने साइन किया हो गया, इसके बारे में मैंने कहा मेरे को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बोले मेरे हमारे इसमें है बोले, तो बोले इसको बोले ले जाओ बोले, और खाद बोले। तो कुछ पैसे भी कटे कि इसके नाम पे? इसके पैसे कटे 2,500 2025। कौन सी दवा थमाए आपको? ये लिक्विड। तो आपके गांव में आपको ही थमाए हैं कि और भी कई लोग? बहुत दिन को दिए। रेलवे ने एक बार फिर बिना किसी कारण के बालाघाट से दोपहर को 3 बजे जाने वाली इतवारी ट्रेन 1 महीने के लिए बंद कर दी गई है। 14 जुलाई को यह ट्रेन अपरिहार्य कारणों से बंद कर दी गई थी, जिसमें यह जानकारी दी गई थी कि 10 दिन बाद यह ट्रेन शुरू हो जाएगी, लेकिन 10 दिन बाद अचानक जानकारी दी जा रही है कि यह ट्रेन 1 महीने के लिए बंद कर दी गई है। इसके विरोध में ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस के मार्गदर्शन में स्टेशन प्रबंधक एचएल कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा गया है। और कल हमारी जानकारी में आया कि 1 माह के लिए बालाघाट इतवारी ट्रेन बंद की जा रही है। जिस दिन इस ट्रेन का शुभारंभ हुआ था उस दिन ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के माध्यम से हजारों यात्रियों के साथ में इस बात की मांग की गई थी कि ये जो समय रखा गया है बालाघाट से इतवारी ट्रेन का 3 बजे का, ये पूरी तरह से गलत है। और बालाघाट जिले में जितने भी सैकड़ों की संख्या में यात्री नागपुर जाते हैं, उनको सुबह प्रातः 6 बजे इस ट्रेन की अत्यंत आवश्यकता है।
ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस बताते हैं कि 5 माह पहले बालाघाट से इतवारी ट्रेन का संचालन शुरू हुआ था, लेकिन बड़े ही दुख और दुर्भाग्य का विषय है कि 5 माह के भीतर ही यह ट्रेन को बंद कर दिया गया है। अभी 5 माह पूर्व बालाघाट से इतवारी की सीधी ट्रेन का शुभारंभ हुआ था, लेकिन यह बड़ा दुख और दुर्भाग्य का विषय है कि 5 माह के अंदर ही इस ट्रेन को पहले 4 दिन के लिए बंद किया गया। अब अभी जो आदेश रेल विभाग के द्वारा जारी किया गया, इसमें 1 माह की अवधि के लिए बंद किया जा रहा है इस ट्रेन को। बालाघाट जिले वासियों के लिए यह ट्रेन अत्यंत आवश्यक है। साथ ही इस ट्रेन के समय परिवर्तन अगर किया जाता है और इसे सुबह 6 बजे बालाघाट से छोड़ा जाता है और वापस शाम को 7 बजे नागपुर से बालाघाट के लिए रवाना किया जाता है, तो बालाघाट जिले वासियों के लिए यह ट्रेन अत्यंत लाभकारी होगी, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में बालाघाट से यात्री स्वास्थ्य की दिशा में, रोजगार की दिशा में और शिक्षा की दिशा में नागपुर प्रतिदिन आना जाना करते हैं। और यह एक जीवन रेखा है बालाघाट के लिए जो प्रारंभ हुई है, इसे प्रातः 6 बजे प्रारंभ करना चाहिए और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। यदि इसे बंद किया जाता है तो बालाघाट जिले वासियों के माध्यम से उनके साथ हजारों यात्रियों के साथ एक सघन आंदोलन ब्रॉडगेज संघर्ष समिति छेड़ेगी। स्टेशन प्रबंधक एशियल कुशवाहा बताते हैं कि 22 फरवरी 2019 को गोंदिया से इतवारी तक जाने वाली ट्रेन के रूट में बढ़ोतरी करते हुए बालाघाट से गोंदिया इतवारी कर दिया गया था, लेकिन वरिष्ठ स्तर से निर्देश प्राप्त हुए कि यह ट्रेन आगामी 1 महीने के लिए बंद कर दी गई है। 5-6 मांगे हैं जिन पर प्रशासन को हम भेजेंगे और प्रशासन जैसा उचित समझेगा उसमें कार्रवाई करेगा। प्रमुख मांग इनकी एक है कि जो ट्रेन चालू हुई थी वो बंद हो गई। ये ट्रेन कब चालू हुई थी? ये ट्रेन चालू हुई थी 22 फरवरी को और पिछले 14 जुलाई को इसको 10 दिन के लिए निरस्त किया गया था जी। उसके बाद अभी कल 24 तारीख से फिर इसको जो है ना 1 माह के लिए निरस्त किया गया। क्या कारण कुछ दिखे हैं? कुछ परिचालन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं इस ट्रेन के, जिसकी वजह से उसको तकनीकी प्रॉब्लम है कि राजस्व प्रॉब्लम? नहीं, राजस्व प्रॉब्लम तो नहीं हम बोल सकते। हमारे पास जो अनुदेश है उस हिसाब से परिचालन में कुछ असुविधाएँ आ रही हैं इसको, समय को लेके और रेट को लेके। क्या कार्रवाई की जाएगी सर आपके द्वारा? अब ये तो भी डिविजनल अथॉरिटी क्या करती है, इस पर क्या संज्ञान लेती है और क्या किस तरह की कार्रवाई करती है बाद में पता चलेगा। फिलहाल जो इनकी डिमांड्स हैं वो हम DRM कार्यालय में भेज देंगे और वहाँ से जो विभागीय जानकारी दी जाएगी या विभागीय जो निर्देश मिलेंगे उसके बारे में। परसवाड़ा थाना के अंतर्गत खरपड़िया निवासी अभिलेष पिता अनिल मेरावी ने पुलिस थाना परसवाड़ा में शिकायत दर्ज कर बताया कि उनकी बच्ची मासूम मेरावी का बिस्कुट खिलाने के बहाने अपहरण कर लिया गया है। पतासाजी के दौरान पता चला कि किणगी टोला निवासी रंगलाल इडपाचे ने शनिवार को बच्ची का अपहरण कर अपने साथ ले गया था, जिसे ग्राम शेरपार में छोड़कर भाग गया। रविवार ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना देकर बच्ची को पुलिस को सौंपा। परसवाड़ा पुलिस के द्वारा बच्ची को अभिभावकों को सौंप दिया गया है, जिसकी चिकित्सीय जांच हेतु जिला चिकित्सालय में ले जाया गया है। आरोपी रंगलाल इडपाचे के विरुद्ध धारा 361-363 का मामला पंजीबद्ध कर पतासाजी की जा रही है। अपहरण ये है कि उसने बिस्कुट खिलाने के उससे उनके घर में घर वालों के मना करने के बाद भी उसने लेके आया और लापरवाही पूर्ण तरीक़ा से वहाँ पर लाके छोड़ दिया शेर पार में। बच्चे को इस तरीक़ा से छोड़ना नहीं चाहिए। कितने घंटे में पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया? ये माने ये 2 बजे की घटना है वहाँ की जी, 20 तारीख की जी, और 21 तारीख को हम लोगों ने 6 बजे इसको मतलब 24 घंटे में? हाँ 24 कह सकते हैं। मगर हमको तो रिपोर्ट 11 बजे लगी थी। जी जी जी। आजाद अध्यापक संघ के द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद की 113वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद कर नमन किया गया। इस अवसर पर शहर के हनुमान चौक स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही गई। इस दौरान आजाद अध्यापक संघ के सदस्य और अध्यापक उपस्थित रहे। पंडित चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, शेखर आजाद जिंदाबाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद। आज
देश के महान क्रांतिकारी और भारत माता के सच्चे सपूत चंद्रशेखर आज़ाद जी की 113वीं जयंती है और उसको मनाने के लिए हम सभी अध्यापक साथी यहाँ एकत्रित हुए और उस विराट व्यक्तित्व को, जिसने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, संपूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम पे न्यौछावर कर दिया, हम सभी अध्यापक साथी उस महान व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व को श्रद्धा सुमन अर्पित करने यहाँ एकत्रित हुए हैं। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है आज़ाद जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी और आज भी आवश्यकता इस बात की है, एक समृद्ध शक्तिशाली भारत बनाने के लिए हमको आज़ाद जी के विचारधारा को लेकर आज भी बढ़ना पड़ेगा। आज भी उनकी विचारधारा प्रासंगिक है, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के लिए। जिले के नक्सल प्रभावित उकवा थाना के अंतर्गत सोनगुड्डा के 29 बच्चों को मजदूरी कराने के नाम पर चेन्नई लेकर गए। वहां 2 महीने काम कराने के बाद उन्हें पैसा नहीं दिया गया, उल्टा भोपाल की ट्रेन में बैठाकर वापस करवा दिया गया। सभी बच्चे भोपाल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस विषय पर एसपी अभिषेक तिवारी ने विस्तृत जानकारी दी। इसके बारे में जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती भोपाल से, उनके पास वो बच्चे, उनके पास से हमें आज संपर्क किया गया है। कुल 29 बच्चों के बारे में बताया गया। इसमें 13 बालिकाएं हैं, 16 बालक हैं, जो मुख्यतः रुपजर थाना के सोनगुड्डा के आसपास के क्षेत्र के हैं। और वो उनके बारे में अभी जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वो किसी काम करने के लिए, जैसा आपने बताया, ठेकेदार के माध्यम से साउथ में गए हुए थे और लौटते वक्त जीआरपी द्वारा उन्हें देखा गया और उन बच्चों को अपने साथ लिया गया और उनकी अभी काउंसलिंग चल रही है। शीघ्र ही वो बालाघाट आएंगे, उनके द्वारा जो बताया जाएगा, जिस तरह का उसमें अपराध संज्ञान में आएगा, उसको संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पर्यावरण सुरक्षा के संदेश को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा मंगलवार को डीआईजी कार्यालय सहित पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। इस दौरान मुख्य रूप बालाघाट रेंज के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी आरएस डहरिया, कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो देखो हमने तो सर वो चले जाएंगे 50 लाख रुपए अपने आईजी केपी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को देखते हुए पुलिस विभाग बीते कई वर्षों से पौधरोपण करवाते आ रहा है। इसी कड़ी में इस साल भी शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में सभी थाना चौकियों में भी पौधरोपण किया जाएगा। तो बोलते हैं ना, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, एक स्लोगन है एनवायरमेंटलिस्ट का। उसके हिसाब से हमारे एसपी साहब और कलेक्टर साहब जो है आज उनके प्रेजेंस में आज करीब 700 पेड़ आज वृक्षारोपण हुआ है। डीआई साहब की का ऑफिस में भी आज वृक्षारोपण करें। इसको तो हम वाटर का तो हम इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं। वाटर शुड बी प्रिजर्व्ड एंड कंजर्व्ड एंड पूरा किल्लत तो हो रही है देश में विदेश में। उसको ध्यान में रखते ही हम लोग तो पुलिस विभाग में पहले से ही करते आ रहे। हर साल में वर्षा ऋतु के इसमें हम लोग वृक्षारोपण करते हैं और उसको पेड़ों की भी रक्षा करते, गार्ड्स भी लगाते हैं। इसका पूरी तरह ध्यान रख रहे हैं। तो इसकी सेवाएं कि इनडायरेक्टली हम वृक्षारोपण से भी करते रहे। सर, पुलिस जो कि अपनी डिसिप्लिन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्या वृक्षारोपण जितने पौधे होंगे इनमें से अधिकांश या बहुत सारे अच्छी पोजीशन में आएंगे? नहीं, वो बोलना मुश्किल है, मगर क्योंकि यहाँ प्रोटेक्टेड एरिया है, पूरा गेटेड है कम्युनिटी, तो इसमें तो गाय तो आती नहीं, तो होपफुली सब वृक्षा जो है बड़े पेड़ हो जाएंगे। कलेक्टर दीपक आर्य बताते हैं कि पौधरोपण की शुरुआत उन्होंने अपने कार्यालय से की। उसके बाद जिले के सभी शासकीय कार्यालय, स्कूल और सभी शासकीय कार्यालय परिसरों में पौधरोपण के लिए निर्देशित किया गया है। इसी कड़ी में सभी स्थानों पर पौधरोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण की महत्वता से तो इनकार नहीं किया जा सकता और सभी को पता है कि कितना महत्वपूर्ण है अभी वृक्ष लगाना। इस समय जैसा कि सर ने ही बताया, ग्लोबल वार्मिंग का ये समय है और आवश्यक ही वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएँ। बालाघाट जिले में हम लोग प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्रों में वृक्ष लगाए जाएँ। कलेक्ट्रेट में वृक्षारोपण पहले किया गया था, बाकी पुलिस लाइन में आज किया जा रहा है। अन्य जगहों पर भी स्कूलों में सभी जगह आदेश निर्देशित किया गया है कि जहाँ भी संभव हो वृक्षारोपण किया जाए। शहर के जो मुख्य मार्ग हैं उनकी भी एक योजना बनाई गई है और उस योजनाबद्ध तरीके से उन सभी पर वृक्षारोपण किया जाएगा। जिला पुलिस बल, हॉक फोर्स और एसएफ में तैनात कर्मियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए पुलिस लाइन में कैंटीन की शुरुआत बालाघाट रेंज के आईजी केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी आरएस डहरिया,
कलेक्टर दीपक आर्य, एसपी अभिषेक तिवारी की उपस्थिति में शुरुआत की गई। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि कैंटीन खोलने का मुख्य उद्देश्य पुलिस और फोर्स के कार्यरत जवानों, अधिकारियों और उनके परिवारजनों को सुविधा उपलब्ध करवाना है। इसी कड़ी में पुलिस कैंटीन की शुरुआत की गई है। ये जो हमारे पुलिस परिवार के आरक्षक, प्रधान आरक्षक, पुलिस परिवार के अधिकारी सभी लोगों के लिए आई साहब और डीआई साहब के मार्गदर्शन में उनकी ये सोच है कि क्योंकि काफ़ी टफ ड्यूटी मानी जाती है बालाघाट जिले की, चाहे वो जिला पुलिस बल में हो, SAF में हो या हाफ फोर्स में, तो उनके परिवारों के लिए एक सुरक्षा और जो सुविधा है वो दोनों एक साथ मिले, वो पुलिस लाइन के अंदर ही सुविधा मिले, इस कारण से ये शुरू किया गया है। साथ ही साथ अन्य वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो बैंक के बारे में भी सर का मार्गदर्शन है कि उनको जिसमें कि इजी रेट्स में क्रेडिट मिल पाए, तो एक बैंक का भी हम लोग शीघ्र ही प्लान कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। पेट्रोल पंप की भी एक प्लानिंग है। जी हाँ, पेट्रोल पंप के लिए भी शुरुआत की जा रही है। डीआईजी बालाघाट रेंज RS डेहरिया बताते हैं कि बालाघाट जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों की नौकरी बहुत ही कठिनाई वाली है। किसी भी समय आपात स्थिति में उन्हें मोर्चे पर जाना पड़ता है। इस बात को देखते हुए पुलिस लाइन के भीतर कैंटीन खोली गई है, जिससे उनके परिजनों को किसी भी सामान के लिए परेशानी ना हो। उद्देश्य ये है कि पुलिस वाले जो है एक तो व्यस्त बहुत रहते हैं यहाँ पे बालाघाट में, कि अक्सर जो अचानक कभी भी जाना पड़ता है तो उनकी फैमिली के लिए बाज़ार जाना, यहाँ से पुलिस लाइन से बाज़ार काफ़ी दूर पे है, तो बाज़ार जाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। जब तक वो लौटते तो घर में कोई किल्लत ना हो, इसलिए वेलफेयर सोसाइटी से CPC कैंटीन खोली गई है। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लगभग 70% से 80% के बीच में इसके रेट होते हैं और बहुत फ़ायदा है उसमें। सर अभी हमने जो निरीक्षण किया उसमें काफ़ी सामानों की कभी कमी है क्या? नहीं, अभी शुरू हुआ, 112 सामान अभी आ गए हैं और जैसे जैसे नीड बढ़ेगी उस हिसाब से हम सामान बुलवाते रहेंगे और साथ में जो दैनिक उपयोग के जो दाल चावल वगैरह वो भी रखने वाले हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित क्षेत्र में अल्प वर्षा के कारण दिन ब दिन किसानों की चिंता बढ़ते जा रही है। इस मानसून सत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कम बारिश होने से सूखे के जैसे हालात निर्मित होने लगे हैं। बारिश नहीं होने एवं दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई उमस से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। वहीं कृषकों के द्वारा खेतों में डाला गया धान का रोपा पानी की कमी एवं तेज धूप के कारण मुरझाने लगा है। अब पानी की समस्या तो वही है ना, क्योंकि खार भी कम से कम 1-1.25 महीना 1.5 महीने की खार हो गई जी, है ना। और कल भी पानी आया नहीं समझो, और बहुत सी खार भी मर गई, सब परे रुके हुए हैं। और मोटरों के भी पानी से चला है तो आधा लगाए आधा छोड़ दिए, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है समझो। तो खार खुंदी हुई पेंडी बंदी के बंदी में पड़ी हुई है, स्थिति पूरी डाउन है समझो। बारिश हो नहीं रही है, तो क्या स्थिति बनी? स्थिति वही है, सब पड़े हुए हैं, खार मर रही है। कल भी पानी का मौसम देखे कितना था, नहीं गिरा है ना जी। आषाढ़ माह में हुई कम बारिश के बाद सावन मास में जोरदार बारिश होने का इंतजार कर रहे किसानों की उम्मीदें अब टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि श्रावण मास के 6 दिन बीत जाने के बाद भी क्षेत्र में बारिश की जोरदार फुहारें नहीं पड़ी है। आषाढ़ माह में बारिश की फुहारें पड़ी और न ही गर्मी से राहत मिली, जिससे किसानों के साथ ही आमजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय दौरे पर निकली पद्मेश की टीम ने पाया कि ढूटी नहर वाले क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो पूरे लालबर्रा क्षेत्र में अल्प वर्षा की स्थिति बनी हुई है। किसानों के द्वारा खेतों में डाला गया धान के बीज का रोपा पानी की कमी एवं तेज धूप में मुरझाने लगा है। खेतों से नमी गायब हो गई है। बारिश नहीं होने से किसान काफी चिंतित है। वहीं कुछ किसानों के द्वारा कुएं एवं अन्य साधनों के माध्यम से पानी चलाकर परहा लगाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं होने से जलस्तर नीचे चले जाने के कारण कुएं भी साथ नहीं दे रहे हैं। मोटर के द्वारा तो कब तक, जैसे अभी मोटर है उसके बाद क्या क्या करेंगे आप? जैसे मोटर साथ देगी आपका पूरी? नहीं, तो अभी यही परा मोटर से ही चल रहा है आपका? तो कल जैसे बारिश हुई थी तो इधर क्षेत्र में बारिश हुई है? हाँ हुई थी हल्की सी। तो और बाकी आज क्षेत्र में क्या स्थिति है? लोगों के परा चल रहे हैं, मोटर वाले के चल रहे हैं। तो मोटर पूरी फसल पका देगी आपकी? पानी इतना है पर्याप्त मात्रा में? नहीं, यानी पानी गिरना चाहिए। पानी गिरना चाहिए। तभी नहर का साधन है? का साधन है पर पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है। कौन से जलाशय से आती है यहाँ पे नहर? टेकाड़ी तो भरा नहीं होगा अभी। नहीं। खेतों में धान बीज का रोपा डाले हुए 1 माह से अधिक का समय हो गया है, लेकिन बारिश नहीं होने से रोपाई कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। क्षेत्र में हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन खेतों में पानी एकत्रित होने के लिए वह पर्याप्त नहीं है। देखना यह है कि इंद्रदेव कब तक खुश होते हैं।
जिससे किसानों के माथे पर चिंता दूर हो सके। लालबरा से पद्मेश न्यूज के लिए राजेश ठकरेली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के तहत वारासिवनी तहसील के स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की आंखों की जांच कर उन्हें निःशुल्क चश्मे का वितरण किया जाना है, जिसमें राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विकास खंड अंतर्गत स्थित समस्त विद्यालयों के अध्यापकों के द्वारा जिन छात्र छात्राओं को कम दिखाई देता है, ऐसे दृष्टि दोष युक्त छात्र छात्राओं का चयन किया गया है और चयनित विद्यार्थियों के लिए सिविल अस्पताल में अलग अलग विद्यालय के छात्रों की आंखों की जांच हेतु अलग अलग तिथियों में शिविर आयोजित कर सहायक नेत्र चिकित्सक डीपी राहंगडाले द्वारा आंखों की जांच कर चश्मे का नंबर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब, कलेक्टर साहब जैसे हमारे स्वास्थ्य समिति अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मुहिम चलाया जा रहा है। विकास खंड के सभी संकुलों के बच्चों का नेत्र परीक्षण कर उनको हमारे स्वास्थ्य विभाग से चश्मा वितरण किया जाएगा और उनको दवाएं दी जाएगी। किस योजना के तहत कराया जा रहा है? ये अंधत्व निवारण कार्यक्रम अंतर्गत है। कितने दिवसीय कार्यक्रम है? ये तो ईयरली रहता है, साल भर का। साल भर का? हाँ। तो आज कौन से स्कूल में चलाया गया? आज कमला नेहरू संकुल किए, कल से टेलीबाई स्कूल संकुल चालू हो गए। शहर की जनता को स्वच्छ पेयजल प्रदाय करने की योजना में भ्रष्टाचार की पोल टंकियों की टेस्टिंग के दौरान ही खुलती नजर आ रही है। पूरे मामले पर नगरपालिका के अधिकारी बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पार्षद नगरपालिका पर ही अनियमितता करने का आरोप लगा रहे हैं। मंगलवार को जल प्रदाय योजना वार्ड नंबर 3 स्थित नवनिर्मित पानी की टंकी जैसे ही टेस्टिंग का कार्य शुरू किया गया तो पहली बार में ही टंकी से पानी टपकने लगा। कुछ देर में ही ऐसा लगा जैसे टंकी से बारिश हो रही है, जिसे देखकर वार्ड वासियों में बहुत अधिक दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। हर कोई यही चर्चा करने लगा कि पानी की टंकी से अगर पानी टपकने लगी तो फिर भविष्य में क्या होगा। अच्छा, इसका उपयोग अभी तक किए आप लोगों ने? नहीं हुए नहीं चालू। अभी पहली बार टेस्टिंग के लिए पानी चालू हुआ है तो चारों तरफ से धार लगी हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या मानते हैं? अब मानना क्या है, बनाने वाले की गलती बोले जाए कि किसकी गलती बोले जाए तो वो आके चेक करेंगे, उन्हीं में समझ में आएगा। अच्छा, कोई नगरपालिका कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई आए थे देखने के लिए? अभी चेक हुआ, ये भरने के बाद कोई नहीं आया। नगरपालिका के इंजीनियर एस.के. राहंगडाले बताते हैं कि संपूर्ण बालाघाट नगर को जल प्रदाय की योजना UIDSS MD के तहत निजी कंपनी जैन इरिगेशन द्वारा 38 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से सभी कार्य किए जा रहे हैं। टेस्टिंग के दौरान कुछ जगह लीकेज हो सकती है, लेकिन यदि टंकी ही लीक हो रही है तो इस विषय पर जानकारी ली जाएगी। ये बालाघाट नगर की संपूर्ण जल प्रदाय योजना UIDSS MD योजना के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है, जो जैन इरिगेशन के द्वारा ये संपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। 38 करोड़ 68 लाख रुपए की योजना से किए जा रहे हैं। अभी उसकी टेस्टिंग का काम उन्होंने चालू किया हुआ है। टेस्टिंग में पानी की ओवरहेड टैंक की टेस्टिंग चल रही है। जैसा अभी आपने बोला कि वहाँ लीकेज है, तो पानी तो आज भरा है लेकिन मेरे द्वारा अभी उसका निरीक्षण नहीं किया गया है। टेस्टिंग के दौरान कई प्रकार से लीकेज होते हैं। कई बार पाइपलाइन की जो पैकिंग रहती है वो पैकिंग बराबर नहीं होने के कारण पाइपलाइन लीकेज हो जाती है, या जो पाइपलाइन से हम पानी ऊपर चढ़ाते हैं उसमें अगर वो क्लैंप नहीं कसा है तो लीकेज हो जाती है। तो जो भी उसमें लीकेज या कोई प्रॉब्लम है, पानी की टेस्टिंग ही इसलिए की जाती है कि उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना। कंक्रीटिंग में अगर कहीं पे थोड़ा सा लीकेज रह जाता है तो उसको भी केमिकल्स करके ग्राउटिंग करके उसको ठीक करते हैं। तो पानी भर के जहाँ जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करके फिर उसको ठीक करने का काम लगभग 10-15 दिन के अंदर किया जाएगा। फिर पुनः हम टेस्टिंग करेंगे। जब वो 100% ओके हो जाएगी तब फिर हम उसको लाइन को चालू करेंगे। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे बचाव की मुद्रा में दिखाई देते हैं और वे कहते हैं कि नई टंकी है, कुछ लीकेज हो सकता है। टेस्टिंग इसीलिए करवाई जाती है जिससे लीकेज का पता चल सके। जैसे टंकी बनती है या पाइपलाइन डलती है नई, तो उसका टेस्टिंग होती है, तो उसमें कहीं जो प्रॉब्लम होता है तो उसको बाद में दुरुस्त किया जाता है। अब नई पानी की टंकी है, उसमें तुरंत पानी भरे हैं तो कहीं ना कहीं सीपेज मारेगी और लीकेज बताती है। फिर बाद में उसमें वो लोग अपना ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि लीकेज विकेज बंद होता है। तो ये टेक्निकली प्रॉब्लम है, टेक्निकली वाले लोग बताएंगे इसको और टेक्निकली रूप से इसको दुरुस्त भी किया जाएगा।
वार्ड के पार्षद साबिर मंसूरी सीधे नगर पालिका पर आरोप जड़ते हैं और कहते हैं कि उनके द्वारा टंकी निर्माण कार्य की शुरुआत से ही लगातार शिकायत की जा रही है कि निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। बावजूद इसके नगर पालिका ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा, टेस्टिंग के पहले दिन ही टंकी में लीकेज की बात सामने आ गई, जिससे भविष्य में दुर्घटना होने का डर बना हुआ है। जो नगर पालिका की चाल के पीछे पानी टंकी का निर्माण नगर पालिका परिषद बालाघाट के द्वारा किया गया है और इसका ठेकेदार जैन इरिगेशन कंपनी है। जैन इरिगेशन कंपनी 43 करोड़ का जो बजट था उसी में बालाघाट शहर की सारी पानी टंकियों का निर्माण हुआ है। जब पानी टंकी का निर्माण चल रहा था तब भी हमने बालाघाट नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शिकायत करे थे कि वहाँ का निर्माण लापरवाही बरतती जा रही है। उस निर्माण कार्य में हमने वहाँ पर 2 बार सीएमओ संदीप श्रीवास्तव जी थे, उस समय हमने उनका भी दौरा कराया। फिर बाद में फिर हमने क्या कहते तो जैसे कालम खड़े हो रहे थे, जैसे हो रहे थे, तो हमने उसकी गुणवत्ता के लिए जाँच के आदेश भी लगवाए थे। तो गजानन नाफड़ी जी जो हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, अभी हमने इनको भी लिखित शिकायत करे कि वहाँ का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो अच्छा नहीं है। लेकिन उसकी जांच पड़ताल के लिए माननीय सीएमओ साहब ने, सुरेंद्र रंगदालिस जी हैं, अंशिका चौहान जी है इंजीनियर, इन लोगों ने जाकर के वहाँ पर सब जांच पड़ताल कर रहे, तो इनका कथन आया कि नहीं ठीक है करके। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा डाइट संस्थान के एकेडमिक शिक्षकों को मॉनिटरिंग के लिए स्कूल अलॉट कर दिया गए हैं। अब शिक्षक जियो टैग ऐप के माध्यम से स्कूल की जानकारी अपलोड करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व में प्रपत्र के माध्यम से शिक्षक मॉनिटरिंग कर जानकारी देते थे, लेकिन अब उन्हें दिए गए स्कूल में जाकर सेल्फी के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, जिसके बाद वे ऐप के माध्यम से स्कूल की वस्तु स्थिति पोर्टल में उपलब्ध कराएंगे। इस संदर्भ में डाइट के मॉनिटरिंग प्रभारी केडी तीतरमारी के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सर, इस बार जो निर्देश जारी हुए हैं, पत्र क्रमांक है 4120-4120 6 जुलाई 19 को संचालक महोदय के इस पत्र के हिसाब से जितने भी हमारे मॉनिटरिंग लेवल के लोग हैं, जैसे डाइट के अकादमिक सदस्य, बीएसी, सीएसी, बीआरसी, एपीसी, डीपीसी और डाइट प्रिंसिपल, इसके अतिरिक्त और अधिकारियों को अलर्ट हुए हैं। तो जुलाई महीने में हमारे डाइट के अकादमिक सदस्यों को 5-5 स्कूल भोपाल से अलर्ट हो चुके हैं, जिन्हें जाकर के मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग में जो मुख्य बात यह है कि उन्हें अपने स्कूल की मॉनिटरिंग करने के लिए सबसे पहले उस स्कूल में जाना पड़ेगा जो स्कूल उनके लिए अलर्ट हुआ है, और वहाँ पर स्वयं की सेल्फी जियो टैग मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड करना होगा। उसके पश्चात ही 9 बिंदुओं की जो जानकारी 3 स्तर की है, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, उनमें कौन सा स्तर उस स्कूल के लिए सही है उसे टिक करना है और मोबाइल ऐप के माध्यम से उसको स्वयं एंट्री करना पड़ेगा। जगह की मांग को लेकर गुजरी बाजार के फुटकर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया गया है। वहीं संगठन अध्यक्ष ने इस हड़ताल को अवैधानिक बताते हुए समर्थन न करने की बात कही है। आपको बता दें कि आज फुटकर सब्जी विक्रेताओं ने अपनी मांगों को लेकर रैली के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि सब्जी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करने वाला फुटकर सब्जी विक्रेता को काफी दिक्कतें हो रही हैं और वे अतिक्रमण नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी मांग है कि उन्हें बाजार में उपयुक्त जगह उपलब्ध कराई जाए। और वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की बात कही है। थोड़ा दूर चलो। खींचते ना, आप भी खड़े रहो साथ में, खींचेंगे क्यों नहीं? सभी अधिकारियों से हम लोगों की बात जा चुकी, ऊपर तक जा चुकी, कलेक्टर साहब पूरे बेरोजगार हो गए हम लोग दूसरे। समस्या तो पिछले 15-17 दिनों से चल रही है। अतिक्रमण के चलते हुए गुजरी से बाहर निकाल दिया गया था, चिल्लर मतलब
बाहर से अंदर बैठाला गया था। बाकी अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिससे क्या बोलते हैं वहाँ चिल्लर व्यापारी माल बेच सके। तो उसके चलते हुए नगर पालिका के अधिकारियों ने बोले कि भाई आपकी हम व्यवस्था कर देते हैं, बैठाल देते हैं। बाकी वो जो पहले से वहाँ पे अतिक्रमण है उसको अभी तक के हटाया नहीं गया। हम लोगों की बस इतनी सी मांग है कि आज जितने भी गरीब भाई बहन जो बैठे हुए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को पालन भरण पोषण किया जा रहा है, वो सिर्फ सब्जी के व्यवसाय से किया जा रहा है। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि कानून जब अपनी व्यवस्था कर लेगी तो हम लोगों को उस तरीके से उसमें शिफ्ट कर दो। हम लोग खुद ही नहीं चाहते कि रोड पे बैठना चाहें या किसी प्रकार के अभद्र व्यवहार हो या किसी लोगों को तकलीफ हो। लेकिन यहाँ तो प्रशासन हम लोगों को सिर्फ 2 दिन 4 दिन करते करते आज 20 दिन 22 दिन हो गए। अब हम लोगों के घर में चूल्हा जलने का कोई संभावना ही नहीं बचा। तो अब इस दौर में चलते हुए हम लोग क्या करेंगे? कलेक्टर साहब से हम लोग 25-30 साल से मैं दुकान लगा रही हूँ। जब मैं यानी 10-12 साल की थी, आज मेरी एज 41 साल चालू है। और वहाँ से उठा करके हम लोगों को अंदर उस साइड में बिठाया गया जहाँ पे यानी हमारी दुकान बिल्कुल भी नहीं चलती। हम लोग जो खरीदी कर रहे हैं उसका हमारा एक हिस्सा भी पैसा नहीं निकल रहा है और हम लोग कर्ज ले करके खरीदी कर रहे हैं। मंडी से भी हम लोग कर्जदार हो गए हैं। अब हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। के मास से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और हमने सभी यहाँ के चिल्लर लोग को जो भी है सभी को जानकारी दी गई कि हम आज से व्यापार अपना बंद कर रहे हैं और अपनी मर्जी से बंद कर रहे हैं। और आज हमने कलेक्टर साहब को भी यही बात कही है कि सर हमने जहाँ आपके द्वारा हमको बैठाला गया था वहाँ हमारा व्यापार नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें ऐसी जगह बैठा दी गई है जहाँ पर ग्राहक आते ही नहीं। हम ये चाह रहे हैं, आज हमने कलेक्टर साहब से मांग किए हैं कि आप पहले अंदर की व्यवस्था कर दीजिए, तब तक हमें बाहर दुकान लगाने दीजिए। जब आप हम अंदर की व्यवस्था हो जाएगी हम बाहर से उठकर अंदर बैठ जाएंगे। वहीं सब्जी विक्रेता संघ अध्यक्ष ने इस हड़ताल का समर्थन न करने की बात कहते हुए कहा है कि सब्जी विक्रेताओं को नगर पालिका के द्वारा सब्जी बेचने के लिए स्थान आवंटित कर दिया गया है। इन हालातों में हड़ताल करना अनुचित है। जिन लोग हड़ताल में जुड़े हुए हैं उनकी सबकी दुकानें अंदर है, लेकिन इनका मुंह लगा है बाहर बैठने का, 10 का माल 20 रुपये बेचने का, तो उनको अंदर जम नहीं रहा है। उनको नगर पालिका से दुकान आवंटित की गई है, नाम लिखे हैं उनके ठीक है। और जो गांव वाले हैं, गांव वालों को ऊपर बैठने नगर पालिका ने बोली तो बैठ नहीं रहे। लोगों ने कहा है कि सब्जी मार्केट बंद रहेगा। नहीं, कोई बंद नहीं सर, कोई बंद नहीं। नगर के वार्ड नंबर 3 पुराना मटन मार्केट के पास एक व्यक्ति विक्की पिता सुरेंद्र उम्र 35 वर्ष ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 3 निवासी विक्की अपने परिवार के साथ रहता था और उसी वार्ड में काम करता था, जिसके परिवार में पत्नी नेहा 30 वर्ष, 2 बच्चे और माता पिता जो कि घरेलू काम करने जाते थे। बताया जा रहा है कि विक्की 5-6 माह से पेट दर्द से परेशान था, जिसका इलाज भी चल रहा था। 23 जुलाई को विक्की घर में ही था। परिवार के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। इसी दौरान उसने घर की मयाल से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी परिवार के द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है। शाम होने के चलते शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है, जो कि 24 तारीख को किया जाएगा। वहीं मामले की जाँच पुलिस द्वारा की जा रही है। यहाँ स्थानीय से सूचना मिली कि वार्ड नंबर 3 पुराना मटन मार्केट में एक व्यक्ति फांसी लगाकर टंगा हुआ है। हम गए वहाँ पे देखे, उसका वीडियोग्राफी किए, सब चीज़ किए, आजू बाजू वालों से पूछताछ किए। पूछने के बाद में पाया गया कि इसके पेट में काफ़ी दिनों से दर्द और पसली में पानी आने से उसका सहन नहीं होता था, इसी वजह से उसने फांसी लगा। क्या मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है विक्की, पिता का नाम है सुरेंद्र भरत सागर। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। नाबालिग से छेड़छाड़, पास्को एक्ट में 70 वर्ष के बुजुर्ग को 6 साल की सजा। शहर में कीटनाशक के सेवन और फांसी लगाने से 2 लोगों की अलग अलग घटना में मौत। शहर की जल प्रदाय योजना में भ्रष्टाचार की खुली पोल, पहले ही टेस्टिंग में टपकने लगी पानी की टंकी। 1 महीने और
बार बालाघाट नहीं आएगी गोंदिया इतवारी मेमो ट्रेन, ब्रॉडगेज संघर्ष समिति ने जताया विरोध। शहीद सप्ताह के पहले नक्सलियों ने लगाए पोस्टर, बांटे पर्चे, पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट। शहीद चंद्रशेखर आजाद की 117वीं जयंती पर आजाद अध्यापक संघ ने मनाई जयंती। तो ये थी अब तक की खास खबरें। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।